हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्गुमेंट टॉपिक के बारे में। इस आर्गुमेंट टॉपिक का नाम होता है रेफ्यूजीज आर इलीगल माइग्रेंट्स शुड बी डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो हमारे रेफ्यूजीज हैं या फिर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर रह रहे हैं उन्हें भारत से बाहर डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि हमारे फॉर यानी कि पक्ष में और अगेंस्ट यानी कि विपक्ष में क्या पॉइंट हो सकते हैं जो कि हम आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर लिख सकते हैं। इस वीडियो को बनाया जा रहा है 10 मिनट सीरीज के अंदर। 10 मिनट सीरीज क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो इस सीरीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक्सपेक्टेड एसेस को, एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट को और एक्सपेक्टेड रिपोर्ट राइटिंग को, और इनकी लेंथ जो होगी वो 10 मिनट होगी। 10 मिनट के अंदर जो भी हमारे सारे इंपॉर्टेंट डाटा होंगे, जो फैक्ट होंगे, जो भी सारी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगेंगी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम रिकॉल कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम रिकॉल करके एग्जाम में जा पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं कि डिपोर्टिंग रेफ्यूजी, यानी कि जो हम रेफ्यूजियों को डेपोर्ट कर रहे हैं ना, डिपोर्ट कर रहे हैं मतलब उन्हें भारत से बाहर भेज रहे हैं, वो काफी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। ये जो कॉम्प्लेक्स इशू है इसके ऊपर काफी अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं। कुछ जो लोग हैं इसके अगेंस्ट में हैं और कुछ लोग इसके पक्ष में हैं। तो आइए हम भी इसके ऊपर कुछ पक्ष और विपक्ष की बात यहां पर करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि इन्हें फेवर करते हैं कि जो हमारे रेफ्यूजीज हैं या फिर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें भारत से बाहर भेज देना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है जो कहता है कि जो हमारे रेफ्यूजी हैं उनको भारत से बाहर भेज देना चाहिए, वो ये होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर शासन किसका है? कानून का शासन है। और कानून ये कहता है कि भारत के अंदर कोई भी इंसान बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के सिटीजनशिप होल्ड नहीं कर सकता। अगर कोई भी इंसान बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के सिटीजनशिप होल्ड कर रहा है, भारत में रह रहा है, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स है और उसे भारत से बाहर भेज देना चाहिए। तो ये हमारा पहला आर्गुमेंट होता है जो किसके फेवर में जाता है और कहता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है उन्हें भारत से बाहर भेज देना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारा जो दूसरा फेवरिंग पॉइंट होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी। देखो, नेशनल सिक्योरिटी हमसे कहती है कि जो ये लोग हैं ना, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं या फिर रेफ्यूजी हैं, ये हमारे कंट्री के लिए सिक्योरिटी रिस्क, क्रिमिनल एलिमेंट्स या फिर टेररिज्म का खतरा लेकर के आ सकते हैं, और इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम इन्हें भारत से बाहर डिपोर्ट कर सकते हैं, भारत से बाहर भेज सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो कि इसके कहीं ना कहीं फेवरिंग पॉइंट में जाता है। वो होता है रिसोर्सेज का एलोकेशन। देखो, रिसोर्सेज का एलोकेशन क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया है, जो भारत के अंदर पब्लिक रिसोर्सेज हैं, जानते हो सभी कि वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं, और उन पब्लिक रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता अगर जो हमारे लीगल सिटीजन्स हैं, जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके बीच में, तो कहीं ना कहीं हमें उतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन इन इलीगल लोगों की वजह से या फिर रेफ्यूजीज की वजह से हुआ क्या है कि जो पब्लिक रिसोर्सेज है ना, इनको हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, इनका एलोकेशन सही से नहीं हो सकता। इसके वजह से हेल्थ केयर, यानी कि आप जाकर हॉस्पिटल में देखोगे कितनी सारी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है, एजुकेशन सिस्टम में भीड़ देखने को मिलती है, सोशल सर्विस के अंदर जो है वो देखने को भीड़ मिल जाएगी। यानी कि रिसोर्सेज का एलोकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे हमें जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको पहचान करके भारत से बाहर करने की जरूरत है, और इसके पक्ष में ये भी हम वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फेयरनेस ऑफ लीगल इमिग्रेशन। देखो, फेयरनेस ऑफ लीगल इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग जो भारत में रह रहे हैं, जो बिल्कुल लीगल तरीके से उन्होंने सिटीजनशिप होल्ड कर रखी है, उनको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने से मतलब ये है कि जो लोग इलीगली भारत में आकर रह रहे हैं, जो इलीगल तरीके से भारत में एंटर कर गए हैं और वो भारत में आकर रह रहे हैं ना, जब उनको हम भारत से बाहर निकालेंगे और ऐसे लोगों को भारत में रहने देंगे जिन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा है और लीगल तरीके से इमिग्रेशन प्रोसेस फॉलो करके अपने आप को भारत का सिटीजन साबित करा है, वो लोगों को भारत में रहने देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बाहर के और लोग भारत में आने वाले हैं ना, वो सोचेंगे कि चलो ठीक है, हम भी लीगली क्या करेंगे, अक्वायर करेंगे सिटीजनशिप और भारत के अंदर रहेंगे, अदरवाइज हमें क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं भगा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम इलीगल एंट्री को डिस्करेज करके प्रमोट करेंगे जो लीगल इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको। तो ये भी एक हमारा फेवरिंग पॉइंट होता है, इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि
एक बार हम क्या कर सकते हैं, उन्हें चेतावनी दे सकते हैं। चेतावनी का मतलब क्या होगा कि जो हमारा एक मैसेज जाएगा ना पूरी दुनिया के अंदर, वो बड़ा क्लियर कट होगा कि भैया अगर भारत में आपको रहना है तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इलीगल तरीके से भारत में एंट्री लेते हो तो आपको लीगली क्या होंगे, इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये यहां पर आप लिख सकते हो। ये जो 5 पॉइंट है ये आपको बताते हैं कि ये फेवर करते हैं कि जो हमारे इलीगल या फिर रेफ्यूजीज है ना, उनको भारत से डिपोर्ट कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि इस डिपोर्टेशन के खिलाफ है और वो कहते हैं कि नहीं भैया हम इन्हें डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो कहता है कि ह्यूमन राइट कमीशन या फिर ह्यूमन राइट कंसर्न। देखो ह्यूमन राइट कंसर्न ये होता है कि जो हमारे लोग हैं ना, जो हमारे लोग भारत में आके रह रहे हैं, जो रेफ्यूजीज हैं या फिर इलीगल माइग्रेंट्स हैं, हो सकता है कि इनके देश में किसी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो या फिर हो सकता है कि इनके देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। और जो हमारा इंटरनेशनली एक बोल सकते हो कि लॉ है या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ह्यूमन राइट के तरीके से, ठीक है, एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट भी ये कहता है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अगर वहां पर परसिक्यूशन हो रहा है, वहां पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो वहां के लोग दूसरे देशों के अंदर जाकर के असाइलम ले सकते हैं, शरणार्थी कहे जाते हैं, और वो लोग जाकर के वहां पर शरण ले सकते हैं। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट है ये कहता है कि अगर ऐसे कोई भी इंसान भारत के अंदर आ रहा है जहां पर जिस देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है या फिर उनका परसिक्यूशन किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को भारत में आने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि ये उनका राइट टू सीक असाइलम है और कहीं ना कहीं ये उनकी फंडामेंटल ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाएगा अगर हम उन्हें क्या करते हैं, भारत से बाहर भेजते हैं। तो पहला जो अगेंस्ट पॉइंट होता है ये आप लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा अगेंस्ट पॉइंट ये होता है वो होता है रेफ्यूजी प्रोटेक्शन। अब देखो रेफ्यूजी प्रोटेक्शन के ऊपर ना इंटरनेशनली एक लॉ भी बना है और इस लॉ के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर किसी कंट्री के अंदर रेफ्यूजी बन के जाता है, शरण लेने जाता है, अगर उस कंट्री के अंदर उसका हार्म किया जा रहा हो, उसका प्रोसिक्यूशन किया जा रहा हो, तो वो वहां पे रह सकता है, उसे रहने से वो देश मना नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत उनको बाहर निकालता है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जो लॉ बना हुआ है उसको भी हम वायलेट करेंगे और एक तरीके से जो हमारा रेफ्यूजी प्रोटेक्शन का ऊपर बात हम करते हैं वो गलत साबित हो जाएगी और इसको मद्देनजर रखते हुए हम इन रेफ्यूजियों को भारत से बाहर नहीं भेज सकते हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे अगेंस्ट पॉइंट की, जो कि हमारा होता है इंटीग्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन। देखो इंटीग्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये कहता है कि जो माइग्रेंट्स भारत में आते हैं ना, वो कई सारे स्किल सेट लेकर के आते हैं और हो सकता है कि कुछ माइग्रेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि भारत के इकोनॉमी के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर लेबर कर रहे होंगे, अपना कुछ इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होंगे या फिर कुल कल्चरल डाइवर्सिटी लेकर के आएंगे, जिससे कि हमारे इंडियन के कल्चर जो है या फिर इंडिया के लोग जो है उनमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बढ़ेगा और हमारे इकोनॉमी को वो बूस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जो हमारे माइग्रेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी को लेबर और इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से और कल्चरल डाइवर्सिटी के माध्यम से वो हमारे कहीं ना कहीं इंडियंस को कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि एकता के सूत्र में बांधते हैं। तो इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम उन्हें बाहर नहीं भेज सकते। फिर इसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स लीगल स्टेटस। देखो कॉम्प्लेक्स लीगल स्टेटस के अंदर आप ये लिख सकते हो कि भारत के अंदर जो माइग्रेंट्स का लीगल स्ट्रक्चर है ना या स्टेटस है वो काफी ज्यादा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है और अगर आप क्या करते हो आर्बिट्रेरी, अगर जानबूझ करके जबरदस्ती उनको डिपोर्ट करते हो, भारत से बाहर भेजते हो, तो हो सकता है कि कई बार ऐसे लोगों को भी हम भारत उनके साथ बाहर भेज दें जो कि यहां पर रह रहे हैं और बिल्कुल लीगल तरीके से रह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इनजस्टिस बढ़ेगा और ह्यूमन राइट जो है उसका कहीं ना कहीं अपमान होगा, उसको कहीं ना कहीं हम अब्यूज कर देंगे। तो इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए कि भारत का जो लीगल स्टेटस ऑफ माइग्रेंट्स है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम इतने जल्दी से पता ही नहीं लगा सकते कि भारत का कौन नागरिक है कौन नहीं है। तो इसके लिए अगर हम उन्हें जबरदस्ती जल्दी जल्दी भारत से बाहर भेजते हैं तो इससे होगा क्या कि कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि भारत में रह रहे हैं बिल्कुल लीगल तरीके से, वो भी उनके साथ भेज दिए जाएंगे, जिससे कि हमारा ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा और ये एक तरीके का इनजस्टिस भी शो करता है। तो इसलिए हम उन्हें बाहर नहीं भेज सकते। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस की। देखो प्रैक्टिकल चैलेंजेस ये कहते हैं कि किसी भी देश का माइग्रेंट्स या फिर जो किसी भी देश के रेफ्यूजीज हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर आकर रह रहे हैं,
हैं, जो इलीगल तरीके से भी रह रहे हैं, उनको अगर हम बाहर भेजते हैं ना, तो जिस कंट्री के वो लोग हैं उस कंट्री के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है ना वो खराब हो सकती है। और इससे बचने के लिए भारत को जो बाहर से आए लोगों को है ना वो इतने जल्दी से इतने आर्बिट्रेरी तरीके से बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो ये हमारा एक अगेंस्ट पॉइंट होता है जो कि इनके डिपोटेशन के खिलाफ जाता है। फिर हमारी आती है एथिकल कंसिडरेशन। देखो एथिकल कंसिडरेशन क्या कहती है, ये कहती है कि जो हमारे इमिग्रेंट्स है ना, जरूरी नहीं कि सारे के सारे इमिग्रेंट्स कैसे हों, जो वेल डेवलप्ड बॉडी वाले इंसान हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, उसके अंदर कुछ महिलाएं भी होंगे, कुछ बच्चे भी होंगे जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर काउंट होते हैं। तो अगर चिल्ड्रेन को, फैमिलीज को अगर हम वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं और इनको अगर हम भारत से बाहर निकालते हैं, तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ गलत देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि इनके साथ कुछ गलत होता हुआ भी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत जो है ना वो एथिकल डायलेमा में फंस के रह जाएगा कि वो कंपैशन शो करे, दया शो करे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शो करे, या फिर वो रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी इसके लिए काम करे, या फिर इन लोगों को बाहर करे। तो कहीं ना कहीं भारत इन डायलेमा में फंस के रह जाएगा कि क्या वो इन सभी चीजों पे ध्यान दे या फिर माइग्रेंट्स को बाहर निकालने पे ध्यान दे। तो इस डायलेमा से बचने के लिए इन लोगों को बाहर अभी नहीं निकाला जा सकता। इसके अगेंस्ट में एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कुछ फॉरेन अगेंस्ट पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो कंक्लूजन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन के अंदर हम लिख सकते हैं कि हमें एक अप्रोच करनी होगी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, जिससे कि हम इंश्योर कर पाए कि हम इंटरनेशनली लीगल फ्रेमवर्क को भी कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका भी उल्लंघन ना करें, और जो ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करते हुए इस कॉम्प्लेक्स इशू को कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाए। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक के ऊपर एक अच्छा आर्गूमेंट लिख सकते हैं। इसके सारे पॉइंट अभी आपको क्लियर होंगे। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको क्लियर ना हो तो एक बार हमें आप बताइएगा कमेंट करके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी होगी, इस 10 मिनट की सीरीज को क्या आगे कंटिन्यू करा जाए, आपको फायदा मिल रहा है ये भी आप जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और भी दोस्तों को और भी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।